नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणा वाला सब्जेक्ट चल रहा था, जिसमें दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं शक्ति। समाज के अंतर्गत शक्ति का क्या अर्थ होता है, परिभाषा के साथ में समझेंगे। साथ ही साथ में शक्ति की विशेषता, प्रकार और शक्ति के स्रोतों पर भी जो है हम पूरे विस्तार से व्यवहारिक रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं सेशन में। सेशन के एंड तक बने रहिएगा। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा। लेक्चर एक बार देखने के बाद में कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए डायरेक्टली बढ़ते हैं सेशन में, वो करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू। दोस्तों, इसके अलावा बीए फर्स्ट ईयर या सेकंड हो या थर्ड ईयर हो, लगभग ऑलमोस्ट सभी विषय से हैं जो इस चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, जो पूरे डिटेल में पढ़ाए गए हैं आप लोगों को। आप जो है इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप आसानी से इन सभी सब्जेक्टों को देख सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं। ये सारे सब्जेक्ट आप जो है आसानी से और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रज्ञान हिंदी चैनल पर, जो है यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप आसानी से देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने सेशन में। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। और इस सिलेबस की यदि बात करें तो अभी थर्ड यूनिट आपका चल रहा है। थर्ड यूनिट आपकी चल रही। थर्ड यूनिट में टॉपिक नंबर 7 है ना, टॉपिक नंबर 7 में पावर, शक्ति पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं और चलते हैं अब हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में, और जानते हैं कि क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए। तो यहां पर दोस्तों हम बेसिकली चार कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं शक्ति का अर्थ क्या है, शक्ति की परिभाषा के साथ में समझेंगे। उसके बाद में शक्ति की विशेषताओं को देखेंगे, फिर शक्ति के प्रमुख स्रोत, और उसके बाद में शक्ति कितने प्रकार की हो सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों चार कॉन्सेप्टों के माध्यम से हमारा ये टॉपिक पूरी तरह कंप्लीट होगा। तो आइए एक एक करके इन सबको समझना प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करेंगे शक्ति के अर्थ से। जी हाँ दोस्तों, शक्ति के अर्थ से इसको प्रारंभ करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं और बिल्कुल व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। दरअसल शक्ति कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन लेकिन समाज में अगर जब हम शक्ति की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, तो दोस्तों एक देखिए, शक्ति को भी अब कई रूप में ले सकते हैं। अगर हम सकारात्मक रूप से लेते हैं तो समाज के संचालन के लिए, समाज के व्यवस्थित संचालन के लिए शक्ति की बहुत आवश्यकता है। और यदि इसको नकारात्मक रूप में लेते हैं तो सामाजिक व्यवस्थाओं को तोड़ने की पीछे जो जिम्मेदार है वो शक्ति ही होती है। बस इसको समझना हमारे ऊपर है कि जो शक्ति, समाज में जिन लोगों के पास शक्ति है, वो उस शक्ति का प्रयोग सकारात्मक रूप से कर रहे हैं या नकारात्मक रूप से कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों को आपको इसमें समझना होगा, तभी कहीं जाकर के समाज के अंतर्गत शक्ति वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आइए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं और जो है इसका पूरे व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल समाज व्यवस्था, जो समाज व्यवस्था में जब हम शक्ति की बात करते हैं दोस्तों, तो शक्ति की जो अवधारणा है वो प्रारंभ से ही, मतलब आदिकाल से चली आ रही है ना। जब से समाज बनी हुई है ना, जब से समाज डेवलप हुई है, तभी से लेकर के आज तक वर्तमान में भी समाज में शक्ति को देखा जा सकता है। बिना शक्ति के किसी भी समाज का संचालन हो ही नहीं पाया है। और इसीलिए कहा गया है कि समाज की मूलभूत सुव्यवस्था का होना, है ना, अगर हम चाहते हैं कि समाज एक व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े, तो उसके लिए शक्ति परम आवश्यक है, अति आवश्यक है। शक्ति के अभाव में किसी भी समाज का जो है सुव्यवस्था के साथ संचालन नहीं हो सकता, किसी समाज का विकास नहीं हो सकता। शक्ति प्रत्येक संगठन के पीछे मौजूद होती है। समाज ही नहीं बल्कि समाज के अंदर जो भी संस्थाएं होती है, जो संगठन होते हैं, हर संगठन के पीछे शक्ति मौजूद होती है। प्रत्येक संरचना को बनाए रखती है, मतलब उस संगठन की संरचना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस पक्ष को आप कैसे समझेंगे? देखिए, यहां पर अगर आप लोग कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं मेरी, तो आप लोगों को एक बात अच्छे से याद होगी। मैं यहाँ पर बोर्ड पर आप लोगों के लिए जो है सैद्धांतिक लैंग्वेज लेकर के आता हूँ, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज लेकर आता हूँ, ताकि आप जब इसे रिवीजन लगाएं तो आपको एक हैबिट बन जाए कि किस प्रकार की शब्दावली आपको एग्जाम में यूज करना है। लेकिन इस सैद्धांतिक जो भाषा है,
इसको हम व्यवहारिक रूप से जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक आप ये टॉपिक के साथ व्यवहारिक नहीं हो पाएंगे और आप अपने अंदर इस टॉपिक को नहीं उतार पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक टॉपिक को आप सैद्धांतिक लैंग्वेज के साथ पढ़ते हुए व्यवहारिक रूप से उसको समझते हुए चले। जैसे मैंने यहां पर बताया कि समाज के अंदर अगर हम बात करें शक्ति की, तो शक्ति समझिए ना, चाहे कोई सी भी समाज रहो, कितना भी प्राचीन समाज ही क्यों न रहा हो, प्रत्येक समाज में शक्ति अवश्य रही है। बिना शक्ति के किसी भी समाज का संचालन ना प्राचीन समय में हुआ था, ना वर्तमान में हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि समाज का संचालन व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े, समाज विकास करे, समाज अपनी उन्नति करे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि उस समाज में शक्ति का होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार से समाज और समाज के अंदर जो संगठन है, जो संस्थाएं हैं, प्रत्येक के पीछे शक्ति का होना अति आवश्यक है। बिना शक्ति के किसी भी संगठन की संरचना संभव नहीं है। अब अगर हम इसी शक्ति को अर्थ में समझे, शक्ति के अर्थ की अगर बात करें, तो शक्ति का अर्थ जो है दोस्तों, समाज में प्रभाव देख सकते हैं आप, नियंत्रण या अधिकार। एक सोसाइटी के अंदर जो प्रभाव होता है, कुछ लोगों पर प्रभाव जमाते हैं, कुछ लोगों के द्वारा, कुछ कम लोग, मतलब कि कुछ थोड़े लोगों के द्वारा बहुसंख्यक लोगों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। जैसा कि आज है ना, एक तरह से हम अगर एग्जांपल लें तो हम आज सरकार का एग्जांपल ले सकते हैं। सरकार भी क्या है दोस्तों, सरकार के द्वारा नियंत्रण है। चलिए सरकार को छोड़ दीजिए, अगर हम किसी शक्तिशाली वर्ग का उदाहरण लें, जो एक धनी वर्ग है, धनी वर्ग जो है ये समझिए 100% में से 10% जो है वो धनी वर्ग से आता है, जबकि 90% भारत में ऐसे मौजूद है जो निर्धन वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो 10% जो धनी वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसे की पावर है, वो पूरे संपूर्ण जो 90% जो भाग है किसका, निर्धनों का, उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, उन पर अधिकार रखते हैं, उन पर प्रभाव स्थापित करके रखते हैं। तो एक प्रकार से उदाहरण के रूप में जो ये शक्ति उनके पास में, धनी वर्ग के पास में है, उसे भी हम शक्ति का एक बेहतर उदाहरण मान सकते हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि शक्ति का अर्थ समाज में प्रभाव, नियंत्रण और अधिकार से लिया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति, समूह या संस्था के द्वारा दूसरों पर प्रभाव डालने या अपने इच्छित कार्य को कराने की क्षमता को दर्शाता है। जिस व्यक्ति के पास में शक्ति होगी, समाज में जो व्यक्ति शक्तिशाली होगा, वो दूसरों पर प्रभाव डाल करके अपनी इच्छा के अनुसार उन लोगों से काम करवा सकता है। और ये काम करवाने की जो दक्षता है, जो क्षमता है, इसी को यहां पर शक्ति के नाम से जाना जाता है। समाज में शक्ति विभिन्न रूपों में मौजूद होती है, जैसे राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति या धार्मिक शक्ति। जी हाँ, राजनीतिक रूप से जिसके पास सत्ता है वो शक्तिशाली है। आर्थिक रूप से जो पूरी तरह से संपन्न है वो शक्तिशाली है समाज में। सांस्कृतिक रूप से अगर बात की जाए, और विशेष रूप से भारत में, तो भारत में समाज के जो जो वर्ग बनाए गए हैं, और जो उच्च वर्ग है वो सांस्कृतिक रूप से उच्च वर्ग हो जाएगा, या उसकी कुछ प्रथाएं सांस्कृतिक रूप से उच्च है जो प्राचीन समय से मानी जाती आ रही है, तो सांस्कृतिक रूप से उसको जो है प्रभावशाली, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उसे अधिक प्रभावशाली माना जाएगा। धार्मिक शक्ति है ना, धार्मिक रूप से जो ऊंचे ओहदे पर होगा, ऊंचे पद पर होगा, वो बाकी सब लोगों पर प्रभाव स्थापित करके रखेगा। तो ये एक प्रकार से राजनीति हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, है ना, सामाजिक क्षेत्र, ऐसे और भी कई क्षेत्र है ना, तो इतने क्षेत्र समझाने के लिए पर्याप्त है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो शक्ति होती है, शक्ति अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपने प्रभाव को स्थापित करने में। और आसान शब्दों में अगर मैं शाब्दिक रूप में चलता हूं तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि शक्ति को हम दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता मान सकते हैं। शक्ति को हम दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता मान सकते हैं। यदि आपके अंदर वो क्षमता है जिससे प्रभावित होकर सामने वाला आपके इच्छा के अनुसार कार्य करे, फिर भले ही उसकी इच्छा हो या ना हो, तो उसी को दोस्तों हम समाज के अंतर्गत क्षमता या शक्ति के रूप में उसको जानेंगे, शक्ति कहेंगे। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो क्षमता है, डायरेक्टली क्षमता। शक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? क्षमता है, उस क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति, वह क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है।
तो कुल मिलाकर समाज में यदि किसी के व्यक्ति के पास में इतनी क्षमता है जिससे वह दूसरे लोगों को या समूह को या व्यक्तियों के समूह या संस्था को पूर्ण अच्छे प्रभावित करके और अपनी इच्छा के अनुसार उनसे कार्य करवा सके, उसी को यहां पर हम शक्ति के रूप में उसे जानेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बात करते हैं कुछ परिभाषाओं को जरा देख लेते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण हो सकती है, जैसे कि मैक्स वेबर महोदय और कार्ल मार्क्स के ये दो परिभाषाएं विशेष रूप से हम देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, है ना। मैक्स वेबर, इनको याद रखना भी आसान हो जाता है। मैक्स वेबर का कहना क्या है कि शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोप सकते हैं। देखिए मैक्स वेबर ने क्या कहा कि शक्ति वो क्षमता है जिससे व्यक्ति या समूह अपनी इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति या समूहों पर थोप सकते हैं, चाहे वे इसका विरोध ही क्यों ना करे, है ना। तो ऐसे कई उदाहरण आप देख सकते हो जहां शक्तिशाली लोग अपने कार्य को करवा ही लेते हैं, चाहे फिर वो जो शक्तिहीन लोग हैं वो उनका विरोध ही क्यों ना करे, वो अपना काम निकाल ही लेते हैं। इसके अलावा कार्ल मार्क्स महोदय का कहना है कि शक्ति मुख्य रूप से आर्थिक संसाधनों और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से उत्पन्न होती है। अब यहां पर कार्ल मार्क्स ने जो है एक प्रकार से शक्ति का स्रोत बताया है। क्या बताया? शक्ति का स्रोत बताया है। उन्होंने कहा है कि जो शक्ति है ना, वो आर्थिक संसाधनों से, जो व्यक्ति आर्थिक संसाधनों से जितना ज्यादा परिपूर्ण होगा, जिस व्यक्ति के पास आर्थिक संसाधन अधिक होंगे वह शक्तिशाली होगा, या उत्पादन के साधन जितने ज्यादा होंगे जिस व्यक्ति के पास, वह शक्तिशाली होगा, जो समाज में वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। अब जब एक समाज के अंदर एक वर्ग के पास में उत्पादन के या आर्थिक संसाधन ज्यादा हो जाते हैं तो वहां पर अपने आप ही दो वर्ग बन जाते हैं। एक वह वर्ग जिसके पास में उत्पादन या आर्थिक संसाधन अधिक है, और एक वह वर्ग जिसके पास ये संसाधन है ही नहीं या फिर नाम मात्र के हैं। तो यहां पर गरीब और अमीर दो प्रकार के वर्ग यहां बन जाते हैं। और दरअसल कार्ल मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष को विशेष रूप से टारगेट किया है अपने पूरे जीवन काल में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 में कुछ प्रमुख विशेषताओं को जरा जान लेते हैं कि समाज के अंतर्गत शक्ति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। कुछ पॉइंटों के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि पहली विशेषता तो ये हो सकती है कि समाज में जो शक्ति होती है, पावर जो होती है, वो स्त्रीकरण को सहयोग करती है या स्त्रीकरण में महत्वपूर्ण होती है। क्या होता है स्त्रीकरण? समाज के अंतर्गत व्यक्ति रहते हुए, जैसे समाज में अगर सभी लोग एक समान होंगे तो उस समाज का स्त्रीकरण नहीं हो पाएगा। तो शक्ति का होना अति आवश्यक एक समाज के अंदर, तभी कहीं जाकर उस समाज में स्त्रीकरण हो पाएगा, जिससे समाज व्यवस्थित रूप से चल पाएगी। क्लियर है। अगर प्राचीन समय में भी देखते हो, वैदिक साहित्य से भी अगर आप जो है स्रोत मान के चलते हो शक्ति का, तो उस समय के समाज में भी आप लोग देख सकते हो कि वहां पर भी समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, ब्राह्मण, है ना, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं शक्ति के दर्शन हो ही जाते हैं इन वर्गों में भी। जो वर्ग ऊंचा था बाकी नीचे वर्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित करके रखता था। तो जो स्त्रीकरण है, ये स्त्रीकरण जो है शक्ति के कारण ही संभव हो सकता समाज के अंदर। उसी प्रकार से शक्ति बल प्रयोग की योग्यता भी कही जा सकती है। बल प्रयोग की योग्यता, बल प्रयोग की योग्यता, है ना। शक्ति क्या है? बल प्रयोग की योग्यता है। आगे मैं बताने वाला हूं किस प्रकार का बल। बल भी कई प्रकार का हो सकता है। एक बल वो हो सकता है जिससे आप कानूनी रूप से अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जितने भी सरकारी अधिकारी, आईएएस आईपीएस जो अधिकारी होते हैं, है ना, तो वो सब के सब जो है कानून द्वारा प्राप्त बल का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर आप बात कर लें किसी बदमाशों की, गैंगस्टर की, है ना, तो गुंडे टाइप के लोगों की, तो वो बल का प्रयोग करते हैं लेकिन अनुचित रूप से करते हैं। तो बल के प्रयोग के कई अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन एक समग्र रूप में अगर हम कहें तो शक्ति जो है बल प्रयोग की योग्यता हो सकती है कि कौन व्यक्ति कितना बल का प्रयोग कर सकता है अन्य लोगों पर, तो वह भी शक्ति हो जाएगी, क्योंकि इसी आधार पर वो व्यक्ति अन्य लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं नेता की, राजनेता की, तो नेता शक्ति के बल पर ही नेतृत्व प्राप्त करता है। एक राजनीतिक पार्टी में देख लीजिए, जो
जो व्यक्ति, अरे समाज छोड़िए, उस पार्टी के अंदर ही आप देख सकते हैं, तो पार्टी के अंदर भी वह व्यक्ति अपनी शक्ति के बल पर ही उस पार्टी का भी नेतृत्व प्राप्त करता है ना। जैसे मान लेते हैं ना कि कोई एबीसी दो पार्टियां हैं, दो पार्टियां चुनाव लड़ती है, एक ए जो है ए पार्टी चुनाव जीत जाती है, उस ए पार्टी के अंदर जो शक्तिशाली नेतृत्व होगा, व्यक्ति होगा, वही उस, अगर वो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हुआ या प्रधानमंत्री के लिए हुआ, तो जो प्रमुख नेता है वो वही व्यक्ति बनेगा जिसके पास में सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए कहा गया है कि नेतृत्व भी बड़ी भूमिका निभाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा शक्ति के द्वारा दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने में सहायता मिलती है। जी हाँ, शक्ति के द्वारा क्या होता है, दूसरे लोगों के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। चाहे उसकी इच्छा हो कार्य करने की, चाहे ना हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार उससे कार्य करवा सकते हैं यदि आप शक्तिशाली हैं तो। इसके अलावा शक्ति के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। दैट्स ऑल। चलिए, ये कुछ पॉइंटों विशेषताओं की हमने चर्चा की है। इसके बाद में अब बात करने वाले हैं शक्ति के प्रमुख स्रोतों की। तो कितने स्रोत हो सकते हैं दोस्तों, तो यहां पर ऐसे ही हम 6-7 स्रोत पर डिस्कस करेंगे। जैसे मतलब शक्ति आती कहां कहां से, समाज के अंदर रहते हुए व्यक्ति शक्ति कहां कहां से प्राप्त कर सकता है। सुनिए, सबसे बड़ा शक्ति का जो स्रोत है वो होता है ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति के लिए जो धनवान लोग होते हैं ना, वो भी पानी भरते हैं, पुरानी कहावत है। तो ज्ञान या बुद्धि चातुर्य जो होता है ना, ये शक्ति प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की प्रतिभा का क्या होता है, विकास होता है, व्यक्ति का कौशल बढ़ता है, जिससे अपने आप ही वह शक्तिशाली होने लगता है, वो लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित करने लगता है। इसी प्रकार से अन्य स्रोतों में हम आत्मविश्वास की बात भी कर सकते हैं। जी हाँ, आत्मविश्वास भी शक्ति प्राप्त करने का एक मुख्य साधन हो सकता है। अब देखिए ना, अगर मान ले कोई धनी व्यक्ति है या समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन उसके पास आत्मविश्वास नहीं है, तो बताइए क्या वो सफलता हासिल कर सकता है? आप कितना भी लेक्चर देके, कितना भी पढ़ ले, आपके पास में ज्ञान बहुत सारा हो गया, लेकिन अभी भी आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा है कि आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, तो बताइए क्या आप ए ग्रेड में आ सकते हैं? है ना। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास भी शक्ति का एक मुख्य स्रोत जो है हो सकता है, प्रमुख स्रोतों में से एक हो सकता है। इसी प्रकार से अन्य स्रोतों में विचार एवं कार्य। अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन पर विचार कर रहा हो, व्यक्तियों के बारे में सोच रहा हो, व्यक्तियों पर विचार कर रहा हो, या संगठन संस्थाओं पर विचार कर रहा हो, या उनके लिए कार्य कर रहा हो, तो यहां से भी उसे शक्ति प्राप्त होगी। एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए नॉलेज, वह शक्ति प्राप्त कर लेगा और अन्य लोगों पर प्रभाव स्थापित कर सकता है। वहीं चौथे पॉइंट की बात करें तो सत्ता। जो व्यक्ति सत्ता में होता है शक्तिशाली होता है, कहने में कोई, है ना, जो है इसमें कोई डाउट नहीं है। जो व्यक्ति सत्ता में होगा, जिसके पास सत्ता होगी, वो शक्तिशाली होगा। तो सत्ता भी एक प्रमुख साधन है शक्ति प्राप्त करने का। उसी प्रकार से संगठन, एक लकड़ी को आप तोड़ सकते हो, लेकिन लकड़ी के बंडल को आप तोड़ नहीं सकते। किसका उदाहरण है ये? तो संगठन का उदाहरण है, संगठन की शक्ति का उदाहरण है। और इसीलिए कहा जाता है संगठन में क्या है, शक्ति है। संगठन में शक्ति होती है। जिन संस्थाओं का संगठन मजबूत और सुदृढ़ होता है, वे अधिक शक्तिशाली होती है उन संस्थाओं से जिनका संगठन मजबूत नहीं होता। इसी प्रकार से अन्य स्रोतों के अंतर्गत हम बात करते हैं स्वरूप या आकार की। आपका संगठन या संस्था जितनी बड़ी होगी, वह उतनी ही शक्तिशाली होगी। सही है। और इसी प्रकार से परिस्थितियां, कभी कभी परिस्थितियां भी आपको शक्तिशाली या शक्तिहीन बना देती है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से बाय लक, है ना, बाय लक व्यक्ति एकदम से पॉपुलर हो जाता है, समाज में एकदम से पॉपुलर हो जाता है, वो शक्तिशाली हो जाता है। और कभी कभी क्या देखने को आता है कि शक्तिशाली व्यक्ति था, धन संपन्न व्यक्ति था, रातों रात रोड पर आ गया। तो परिस्थितियां भी शक्ति प्राप्त करने का एक मुख्य स्रोत होती है। चलिए, ये कुछ 7 पॉइंट थे जो हमने स्रोतों के अंतर्गत
जो है जाने हैं। स्रोत का मतलब समझ गए ना आप, शक्ति कहां कहां से हमें प्राप्त हो सकती है, समाज में रहते हुए हम कहां कहां से शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शक्ति के प्रकार। शक्ति के प्रकारों के अंतर्गत भी हम जो है 4-5 पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखिए, एक तो वैधानिक या कानूनी शक्ति होती है। वैधानिक या कानूनी शक्ति होती है। कानूनी शक्ति, अरे वह शक्ति जो समाज या कानून की मान्यता जो है मिलने के बाद प्राप्त हुई हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप रोड चलते किसी व्यक्ति को लपड़ नहीं मार सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, किसी की कॉलर नहीं पकड़ कर सकते, उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही अधिकार कानून के द्वारा आपको दे दिया जाए तो आप का द्वारा जो ये कृत्य किया जाएगा ना, वो किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस पावर, उस शक्ति के लिए आपको कानून या समाज की जो है मान्यता मिल चुकी है। अब इसमें अगर हम उदाहरण लें, इस श्रेणी में कौन कौन से लोग आ सकते हैं जो इस प्रकार की शक्ति रखते हैं? जैसे सरकार के जितने भी अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस या अन्य कैटेगरी वाले, है ना, किसी को एसपी, डीएसपी, किसी को भी ले लीजिए आप, इवन एक कांस्टेबल को भी आप ले सकते हैं। समाज में वो अपने कानून द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो कोई अनुचित कार्य नहीं करते। उनके द्वारा शक्ति को अप्लाई करना, पावर को अप्लाई करना अनुचित नहीं माना जाता समाज में। क्यों? क्योंकि उसे समाज या कानून ने मान्यता उसको दी है, इसकी परमिशन दी है। इसी को हम वैधानिक या कानूनी शक्ति कहेंगे। लेकिन इसके अपोजिट कर दीजिए, जैसे इसको क्या कहते हैं, गैर कानूनी शक्ति। क्या हो सकती है? अरे वो शक्ति जिसकी न तो कानून सहमति देता है और न समाज सहमति देता है, और ऐसी शक्ति का प्रयोग व्यक्ति अपनी मनमानी से, अपनी इच्छा से दूसरे लोगों पर या समाज पर या संगठन पर अप्लाई करता है, उसे हम क्या कहेंगे? अनुचित शक्ति कहेंगे। जैसे गुंडे, बदमाश, है ना, डाकू किस्म के लोग क्या करते हैं? क्या उनको कोई परमिशन है, कोई सर्टिफिकेट है, उनके पास कोई लाइसेंस है गुंडे बदमाशी करने का या डाका डालने का, चोरी करने का? कोई सर्टिफिकेट होता है? नहीं होता है। मतलब वो अनुचित कार्य कर रहे हैं, अनुचित कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपनी शक्ति के दम पर, अपने बल के दम पर कर रहे हैं। तो वो जो बल है ना, वो बल गैर कानूनी कहलाएगा। क्लियर है? लेकिन इसके अलावा एक अन्य प्रकार का जो बल है, शक्ति है, वह बल पर आधारित शक्ति भी होती है। बल पर आधारित शक्ति, जब व्यक्ति अपने शारीरिक बल के आधार पर अन्य लोगों पर दबाव बनाता है। किस पर? शारीरिक बल के आधार पर। ठीक है, तो जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम है, वो व्यक्ति उन लोगों पर दबाव बना सकता है जो उससे अधिक सक्षम नहीं है या उससे कमजोर लोग हैं। तो शारीरिक रूप से बलवान व्यक्ति कमजोर लोगों पर अपना प्रभाव जमा सकता है, और वो जो शक्ति होगी उसे बल पर आधारित शक्ति कहेंगे। ये शक्ति का कौन सा प्राथमिक रूप होता है? शक्ति का प्राथमिक रूप होता है। अविकसित समाजों में ये ज्यादा देखने को मिलती है, जिन समाजों का विकास नहीं हुआ है उन समाजों में इस प्रकार की शक्ति अधिक रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा प्रभुत्व पर आधारित शक्ति, जी हाँ, प्रभुत्व पर आधारित। कोई व्यक्ति या समूह जब दूसरे लोगों के अनुरोध या आदेश पर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करता है, तो ऐसी स्थिति को प्रभुत्व पर आधारित शक्ति कहा जा सकता है। लेकिन ये शक्ति जो है ना, गैर कानूनी नहीं होती है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, कुछ परिप्रेक्ष्य में इसको पलट भी सकते हो, गैर कानूनी और वैधानिक दोनों प्रकार की हो सकती है। ये आपके सोचने का, देखने का और मंथन करने का जो है नजरिया हो सकता है, तरीका हो सकता है। तो इस पॉइंट को जब लिखे ना, तो आप यहां पर एकदम क्लियर हो कि आप पॉजिटिव, मात्र पॉजिटिव वे में लिख रहे हैं या पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में लिख रहे हैं। जिससे सोच सकते हो ना कि एक आतंकवादी कोई गिरोह है, तो आतंकवादी गिरोह का भी एक लीडर होता है। वो लीडर जो उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उसके, है ना, आतंकवादी को कर्मचारी कह रहा हूं, ठीक है, माफ करना मुझे। तो जो लीडर है आतंकवादी गिरोह का, वो अन्य उन लोगों को जो है सलाह दे सकता है, उन पर प्रभाव स्थापित करके, और उन्हें आदेश दे सकता है, उनसे अनुरोध कर सकता है कोई विशेष कार्य करने के लिए, फिर चाहे उन लोगों की उस कार्य को करने की इच्छा हो या ना हो।
तो ये नकारात्मक वे में चला जाएगा। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी सरकारी कार्यालय की, जैसे आईएएस कार्यालय आप ले लीजिए, तो वहां पर आईएएस अधिकारी के आदेश जो है, जो उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाता है बिना किसी सवाल किए। वो कानूनी वे हो जाएगा, लीगल वे हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पर जो प्रभुत्व पर आधारित शक्ति होती है ना, इसका मतलब ही ये होता है कि एक संगठन के अंदर, समझिए एक संगठन या समाज के अंदर कोई प्रभावपूर्ण व्यक्ति या संस्था या समाज का समूह जो है अन्य लोगों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्यालय में कार्यरत उच्च अधिकारी का प्रभुत्व अधीनस्थ कर्मचारियों पर होता है। यह आपका बेहतर उदाहरण है इस पे। उम्मीद करता हूं चारों पॉइंट जो है इसके शक्ति के प्रकार आपको समझ आए होंगे। मैंने यहां पर जो है ना इसके प्रकृति के आधार पर प्रकार बताए हैं कि शक्ति की प्रकृति की कौन कौन सी प्रकृति के जो है शक्ति हो सकती है। तो शक्ति की प्रकृति के आधार पर इसके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो 4 प्रकार हो सकते हैं: वैधानिक, गैर कानूनी, बल पर आधारित और प्रभुत्व पर आधारित। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं रहा दोस्तों? तो बस आज ये सेशन हमारा आज यही होता है कंप्लीट। कल वाले सेशन में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 26 में शिक्षा की, एजुकेशन की। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो है हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की जो है कमेंट नहीं आई थी, इसलिए सेशन कुछ दिनों से भी होल्ड था। लेकिन अभी भी अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सेशन फिर से होल्ड हो सकता है। आपका एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। क्लासेस यदि आप कंटिन्यू चाहते हैं तो, वो कंटिन्यू हैं आप, इसका मुझे पता कैसे चलेगा, तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, वो सेशन अगर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल हो रहा है आप लोगों के लिए, तो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने में कोई भी संकोच ना करे और ना कंजूसी करे। लाइक ठोक दिया करें, 1 सेकंड भी नहीं लगता लाइक करने में। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं लेकिन अभी तक जुड़े नहीं है, मेरे सेशन कंटिन्यू देखते हो लेकिन जुड़े नहीं हो, तो सब्सक्राइब भी कर लो, जुड़ जाओ हमारे साथ में दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, या कहें कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सर्च कर सकते हैं बीए के कोई भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी फ्री यूट्यूब चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेप बाय स्टेप, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर नहीं दे रहा है, वो भी नोट्स के साथ में। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, हर एक पूरे सिलेबस पर हर एक टॉपिक पर लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, वहां भी नोट्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी आप लोग फॉलो करने में पता नहीं इतना सोच क्यों रहे हैं। चलिए मिलेंगे खैर अगले सेशन में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नए हो तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।